मॉर्निंग क्लास 5। बेटा कल हमने आपके साथ डिस्कशन करा था अबाउट द एक्सप्लॉयटेशंस बाय ब्रिटिशर्स ऑन आर इकोनॉमी। उसमें हमारे मेन 3 एक्सप्लॉयटेशंस थे। पहला ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड ऑन फॉरेन ट्रेड। फाइन। तो दीज 3 एक्सप्लॉयटेशंस वी हैव टू डिस्कस इन ब्रीफ। आज हम उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि वो तीनों एक्सप्लॉयटेशंस उन्होंने कैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर शिफ्ट बैकवर्ड, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, बैकवर्डनेस टू आर इकोनॉमी जो शो करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, किस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को रूइंड कर दिया, एक्सप्लॉइट आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे उन्होंने फॉरेन ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली पॉलिसी अप्लाई कर दी। इन 3 चीजों की वजह से दीज आर द 3 मेन सोर्सेज जिसकी वजह से दे एक्सप्लॉइट आर इकोनॉमी फुल्ली, हमारी पूरी इकोनॉमी को पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। तो देयर आर 3 एक्सप्लॉयटेशंस। तो 3 एक्सप्लॉयटेशन में से फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी, किस टाइप का था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला आता है कि ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिशर्स का हम पे राज नहीं था, द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस नहीं थी उस टाइम पे हमारी। बहुत ज़्यादा हम लोग लो प्रोडक्टिविटी पे थे। हम मोस्टली पॉपुलेशन हमारी किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। और हमारा बहुत तरीके से मतलब प्रोडक्शन में, जब इंडिया में 85% जो लोग थे डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फिर भी हमारी इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं था कि हर एक इंसान को प्रॉपर 2 टाइम का खाना मिल सके। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, इतना फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होता था कि हर किसी के पास अनाज उसके हिस्से का आ सके। जबकि कहने को 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो क्या कारण था, क्या रीजन थे कि हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स या बिफोर ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा सबसे पहला जो ड्रॉबैक था एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में पहले तो एग्रीकल्चर के सिस्टम हालत ही बेकार, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उस दौरान हमारी हालत और बद से बदतर हो गई। वो कैसे हुई? ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इन आवर कंट्री। उन्होंने हमारी कंट्री में जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जो कि पहले नहीं था। जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने किसी एक व्यक्ति को 8, 10, 15, 20 गांव का क्या कर दिया, घोषित कर दिया ऑनर ऑफ द सॉइल कि ये मालिक है इस गांव के। और उनको क्या जिम्मेदारी दी? उनको ये जिम्मेदारी दी कि आपको क्या करना है, आपको सारे गांवों से मिलकर लगान इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है। और वो कितना इकट्ठा करना है ब्रिटिशर्स ऑलरेडी डिसाइड कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि इतना टैक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लगान। जमींदार के ऊपर छोड़ दी और डेट डिसाइड कर दिया कि एक ये फिक्स डेट है, इस डेट तक टैक्स देना है। और अगर आप इस डेट तक टैक्स नहीं दे पाओगे तो आपके पास से जमींदारी सिस्टम का राइट छीन लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। तो जमींदार के पास फुल पावरफुल अथॉरिटी थी कि चाहे वो किसानों को प्यार से समझाएं, मारपीट के समझाएं, फोर्सफुली अग्री करें। किसके लिए? फॉर पेइंग द लगान और टैक्स। और ये भी नहीं था कि जितना ब्रिटिशर्स ने मांगा उतना ही लेना है। तुम्हारी मर्जी, जमींदार की मर्जी को छोड़ दी कि तुम चाहे उनसे 50% लो, 60% लो फसल का, या 30 लो या 40 लो, हमें तो इतना चाहिए, बाकी जो बचेगा हिस्सा वो तुम्हारा। तो इसलिए जमींदार जो थे बहुत खुश थे कि भाई हम एक्सेस में लेंगे, ज्यादा लेंगे और एक अमाउंट पे करेंगे ब्रिटिशर्स को, बाकी रखेंगे अपने पास। तो इस सिस्टम से हमारा जो देश का किसान था वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक होता जा रहा था। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक ये था एग्रीकल्चर सेक्टर का। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? पहले जो हमारे यहाँ जो फार्मर्स थे दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ओनली फॉर सेल्फ सफिशिएंसी या सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स करा हमारे फार्मर्स को कि क्या ये फूड क्रॉप चक्कर पड़ रहे हो, क्या दाल चावल गेहूं उगाए जा रहे हो, अरे ऐसी खेती करो जिससे पैसा कमा सको। तो खेती से पैसा कमाना सिखाया था ब्रिटिशर्स ने बाय प्रोड्यूसिंग इंडिगो, जूट, टी, कॉफी, शुगर केन, कॉटन,
ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें यूज होती है इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। इन चीजों को इंडस्ट्रीज परचेज करती है और उसके अंदर पेमेंट देती है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा इनको उगाओ और हम आपसे खरीदेंगे और इसके बाद आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन उसमें ब्रिटिशर्स का क्या फायदा था, ब्रिटिशर्स हमसे ये सारी चीजें एज अ रॉ मटेरियल परचेज करते थे बहुत कम दाम में, बहुत कम अमाउंट पे करते थे किसानों को। लेकिन किसान उस जब पैसा मिलता बड़ा खुश होता है कि पैसा आया, हमने तो आज तक खेती पैसा कभी कमाया ही नहीं, ब्रिटिशर्स हमें पैसा कमाना सिखा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो चीज हम उगा रहे हैं उसके लिए जो पैसा हमें दे रहे हैं वो तो बहुत थोड़ा है, उतने पैसे में तो सिर्फ खेती ही हो पाती है, हमारे घर का पेट कैसे भरेगा। तो कहीं से उधार ले रहे हैं तो रोटी खरीद रहे हैं, कहीं से खेत का हिस्सा बेच रहे हैं जमीन का तो उनका अनाज का प्रबंध हो पा रहा है। तो इसलिए भी हमारा एग्रीकल्चर धीरे धीरे क्या होने लगा, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगा। ठीक, तो सेकंड रीजन ये था हमारा। फिर दूसरा, थर्ड था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन लेवल था, प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा लो था। दो वर्ड होते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन भी लो था, प्रोडक्टिविटी भी लो थी। प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट कितना हमने जनरेट करा एक साल के अंदर, वो प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होता है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि 1947 में हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल वो क्या था, पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग वीट सिर्फ था 660 किलोग्राम, और अगर हम आज की बात करें तो वही वीट 3400 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग होता है। उतनी ही जमीन के हिस्से में पहले 660 किलोग्राम गेहूं होता था, अब आज उतने ही जमीन पे हमारा 3400 किलोग्राम गेहूं होता है। तो क्या रीजन रहा होगा, जमीन बढ़ गई क्या पर हेक्टेयर में, साइज बढ़ा हो क्या, नहीं, साइज उतना ही है, जमीन भी उतनी ही है, पर पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है ना, फसलों के लिए कोई दवाई वगैरह नहीं आती थी। पहले फसल ठीक अच्छी हो गई तो ठीक, नहीं हुई खराब हो तो खराब हो गई। तो इसलिए प्रोडक्शन लेवल पहले के टाइम पे प्रोडक्टिविटी जो थी पहले बहुत ज्यादा लो थी। और एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे यहाँ जो मीन्स ऑफ इंसेंटिव्स या जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर वो बिल्कुल जीरो थे। फार्मर्स आर अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, बट वो अर्निंग्स कितनी थी, सिर्फ जितना वो प्रॉपर नेक्स्ट फसल के लिए बीज खरीद सके और उसको लगा सके, बस प्रॉफिट उनके पास नहीं आता, क्योंकि बिकॉज ब्रिटिशर्स आर पेइंग वेरी लेस अमाउंट फॉर देयर प्रोडक्शन, बहुत कम अमाउंट पे करते थे उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। फाइन। फिर तीसरा नेक्स्ट क्या था कि जमींदारी सिस्टम ने हमारे जो फार्मर्स हैं, विलेजेस हैं, उनकी जो काम करने का जो मेथड करने का जो तरीका टेक्निकल्स है उनको बिल्कुल खत्म कर था। फार्मर्स के ऊपर जमींदार 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करता था कि चलो भाई फार्मर से अगर हम कमा रहे हैं, ब्रिटिशर्स कमा रहे हैं तो थोड़ा डेवलपमेंट कर दें, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दें, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, ना, सिर्फ इनकम चाहिए थी, फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड करने को वो तैयार नहीं थी। इसलिए भी हमारा प्रोडक्शन लेवल जो था वो बहुत ज्यादा लो था। हमारे यहाँ पहले गाँव में पावर सप्लाई नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट्स वाई द प्रोडक्शन लेवल ऑफ इंडियन फार्मिंग वॉज वेरी लो। एक और रीजन भी था कि हमारा जो इंडियन फार्मर्स था वो किस पे डिपेंड था, टोटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। जिस साल बारिश अच्छी हो गई उस साल समझो फसल भी अच्छी है, जिस साल बारिश नहीं हो पाई उस साल फसल बेकार। ठीक, फिर लास्ट हमारा आता है स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियाज एग्रीकल्चर, जो हमारे इंडिया एग्रीकल्चर का जो ड्रॉबैक ये था कि हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में नोबडी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी, पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे, ना जमींदार ना ब्रिटिशर्स। जमींदार ब्रिटिशर्स की फार्मर्स क्यों नहीं, क्योंकि फार्मर्स पैसा कमाते ही थे एग्रीकल्चर से। एक्चुअली में पैसा कौन कमा रहा था, ब्रिटिशर्स या जमींदार। इसलिए भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।